मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में उपचुनाव होने हैं। ये उपचुनाव ही सरकार का भविष्य भी तय करेंगे और इनमें सत्ता का सिंहासन का फैसला ग्वालियर चंबल की वो 16 सीटें करने वाली हैं जिस पर अभी राजनीतिक दलों की नजर है। ये वो सीटें हैं जहां पर सिंधिया का प्रभाव है। 2018 के चुनाव में इन सीटों ने कमलनाथ सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जीत का श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया के खाते में गया, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। सिंधिया विरोधी पार्टी के खेमे में है। 2018 में जीत कर आए विधायक भी इस्तीफा देकर बीजेपी से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बीजेपी भी मजबूत रणनीति बनाने में जुटी हुई है। 7 जून को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर चंबल का दौरा करने वाले हैं। बीजेपी नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, चुनाव की रणनीति बनाएंगे। केंद्र नेतृत्व भी चंबल अंचल के बड़े नेताओं से लगातार संपर्क में है और सिंधिया के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहा है। केंद्र नेतृत्व के साफ निर्देश है कि तमाम मतभेदों को भूलकर मैदान में उतरें ताकि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सके। कांग्रेस भी सिंधिया के सहारे ही चुनाव को अपने पक्ष में बनाने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा सिंधिया रहेंगे, यानी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को सिंधिया को घेरने की जिम्मेदारी दी गई है। और आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन 16 सीटों पर क्या है रणनीति और क्या है सियासी गणित। उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने में अभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और फोकस ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर है। 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल बेल्ट की हैं। कांग्रेस सरकार बनाने में इन 16 सीटों ने काफी बड़ा योगदान दिया था। 2018 में चंबल अंचल में जीत का श्रेय सिंधिया को मिल गया था। सिंधिया के साथ मिलकर मैदान में उतरने की रणनीति इस बार बीजेपी बना रही है। चुनाव में शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया ही बीजेपी के चेहरे होने वाले हैं। केंद्र नेतृत्व भी इस बार ग्वालियर चंबल के नेताओं को हिदायत देता हुआ नजर आ रहा है। निर्देशित किया गया है कि सभी पुराने मतभेदों को भुला दें और पार्टी के लिए काम करें। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए मुश्किल ये भी है कि ग्वालियर चंबल बेल्ट में उसके पास अच्छा खासा नेतृत्व है, यानी कि बड़े चेहरे हैं। ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, जयभान सिंह परवैया, अनूप मिश्रा जैसे नेता शामिल है, यानी कि बीजेपी के पास इस बेल्ट में अच्छा खासा नेतृत्व है। और अब सिंधिया भी बीजेपी के खेमे में है जो इस बेल्ट में अपना अच्छा खासा दखल रखते हैं। अब बड़ी बात यह है कि दोनों ही राजनीतिक दल इन 16 सीटों पर इस वक्त फोकस नजर आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने हाल ही में नए 11 जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति की है और 11 नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। तो कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है और फोकस इस बार ग्वालियर चंबल, और इसलिए हम कह रहे हैं कि चंबल की चुनौती को कौन पार करेगा। चलिए इस खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे कि क्या रणनीति है और कैसा होने वाला है ये उपचुनाव। हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। दिनेश गुप्ता जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। इन 16 सीटों पर जो फाइट होने वाली है, फाइट टफ होगी ये तो बिल्कुल तय है, लेकिन इस वक्त उपचुनाव में जो आप राजनीतिक दलों की तैयारियां देख रहे हैं, इसमें कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और किसके लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली हैं, जरा ये मैं आपका इस पर एक एक्सपर्ट व्यू चाहूंगी। देखिए रोमिता जी, ये जो चुनाव है ग्वालियर चंबल अंचल के और बाकी जो 24 सीटों का जो चुनाव है, ये हमारे यहाँ 230 सीटों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है। क्योंकि ये चुनाव जो है इसके जो परिणाम हैं वो फिर एक बार सरकार के भविष्य को तय करने वाले हैं। जिस तरह का राजनीतिक परिवर्तन मध्य प्रदेश की राजनीति में हुआ है, उसमें ग्वालियर चंबल का इम्पोर्टेंस फिर से एक बार महत्वपूर्ण हुआ। हमने देखा था कि 2018 में जिस तरह से ग्वालियर चंबल के रीजन में भारतीय जनता पार्टी
को नुकसान हुआ था, जिसके कारण वो सरकार से वंचित हो गई थी, वही ग्वालियर चंबल का जो बदलाव है राजनीति में, उसने फिर उसे एक बार फिर 15 महीने बाद सरकार दे दी है। अब ये जो 15 महीने बाद जब सरकार वापस आई है, तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कारण उतना नहीं है जितना जो है कांग्रेस के विधायकों को छोड़ने के कारण है। और इस सरकार को संभालना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो इसको कैसे बचा के रखें। अन्यथा जो जिस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार आक्रामक बनी हुई है और वो भी एक तरह से बदला लेने के मूड में है कि हम जो है ये 3 सीटों को फिर से जीत कर दिखाएंगे। तो ये जो उनकी तैयारी है, और भारतीय जनता पार्टी में जो नए नए मेहमान आए हैं उनको लेकर थोड़ा सा उनको एडजस्ट होने में भी थोड़ा सा समय लग रहा है। जो जिस तरह की टीथिंग प्रॉब्लम हम कहते हैं, जहां कहीं भी बदलाव होता है या नई स्थितियां आती हैं, तो ये सब छोटे मोटे जो है एक हमको दिखते हैं कि कोई टकराव है या कोई एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी तेजी से इस पर काम करेगी तो उसके लिए अपनी सत्ता बचाना उतना ही आसान होगा। और कांग्रेस के लिए जो है वहां जितनी जल्दी वो अपने उम्मीदवारों को सिलेक्ट कर लेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कमलनाथ जी लगातार जो है उस अंचल के लोगों से बात कर रहे हैं, चेहरे तलाश कर रहे हैं, क्योंकि 4 दशक की जो राजनीति है वो सिंधिया परिवार या सिंधिया राजमहल के इर्द गिर्द रही है। तो उन सीटों पर जो उम्मीदवार है वो पहली बार ऐसा होगा कि सिंधिया परिवार से हटकर होगा, तो उनका चयन बड़ी सावधानी से करने की उनकी जरूरत है। और वो यदि चयन सशक्त उम्मीदवारों का हो गया और जो है मुद्दे यदि ठीक से आ गए, तो चुनाव जो है आम चुनाव से भी ज्यादा रोचक चुनाव होगा और ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। बिल्कुल, ये निर्णायक सीटें हैं जो कि सरकार का भविष्य तय करेंगी और ये बताएंगे कि किसके पाले में गेंद जाने वाली है। दुर्गेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, ग्वालियर चंबल की सीटों को जीतने का दावा जरूर कांग्रेस कर रही है, लेकिन अगर चेहरे की बात करें, क्योंकि अब तक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही आप लोगों का चेहरा उस बेल्ट में रहे हैं, लेकिन अब सिंधिया बीजेपी खेमे में है, तो कौन सा बड़ा चेहरा सर कांग्रेस की तरफ से वहां पर होगा? सबसे पहले तो कांग्रेस जब चुनाव में जाती है तो कांग्रेस के चेहरे से पहले पंजा निशान उसका चेहरा होता है। और जो मतदाताओं ने वोट दिया वो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, किसी व्यक्ति को नहीं। ठीक, कोई भी व्यक्ति अपने दम पर देश के अंदर चुन के आना बहुत मुश्किल काम होता है। निर्दलीय को जीतते हैं, पर निर्दलीय लोग देश की संचालन नहीं कर सकते। ना कोई आर्थिक कहें कि हम कोई बहुत बड़ा व्यापारी है या कोई महाराजा है, राजा है। यदि ऐसा होता तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र अपनी इस काम पहुंची नहीं। तो ये एक लोगों की सोच है। सिंधिया जी का है, निश्चित सिंधिया जी का अपना एक वर्चस्व रहा है और उन्होंने कांग्रेस के एक नेता के रूप में वहां अच्छी पकड़ बना के अच्छा काम किया। पर आज सबको मालूम है कि सिंधिया जी भटक रहे हैं। उनके पास में ना भारतीय जनता पार्टी है, ना कांग्रेस है, ना कुछ और है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता तो ले ली, पर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको आत्मसात नहीं किया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 बात चलती है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, दूसरा सिंधिया खेमा। तो खेमा एक अलग है, उसका अपना एक अलग वजूद है। वो पार्टी में है या नहीं है ये भविष्य बताएगा, उनकी क्या स्थिति है ये आगे वाला समय बताएगा। अभी आप देखिए सेजवाल जी ने क्या बोला कि क्या वो आके यहाँ पर हमारी जो कार्यशैली है या हमारा जो संस्कृति है, जो हमारी सोच है, जब तक उसको मानेंगे नहीं तो कैसे। आप साफ शब्दों में आता है। जयपाल सिंह पवैया जी को देखिए, जब भी वो उनके संबंधित कोई सवाल किया जाता तो मिस्टर सिंधिया का नाम नहीं लेते। दुर्गेश जी, चुनाव में यही मुद्दा रहने वाला है क्या आप लोगों का? मुद्दा तो बहुत सारे। मुद्दा तो सबसे पहला है कि किसानों के मुद्दे, जनता वही मुद्दे जानना चाहती है सर, जिन मुद्दों के साथ आप उनके बीच में पहुंचेंगे। मुद्दा सबसे पहले ये मुद्दा है कि जनता ने जिसको चुना था उन्होंने जनता के मत को बेच दिया। जनता ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का चयन ग्वालियर अंचल में नहीं किया। ये 16 में से 15 सीटें ऐसी हैं, एक तो चूंकि स्वर्गवास हो गया एक अलग मामला है, 15 ऐसी सीटें हैं जिन्होंने अपने मत को जनता के चुने हुए दिए हुए मैंडेट को बेचा है। ठीक है। और उसका सरोकार या पूरा दारोमदार माननीय सिंधिया जी के पास जाता है। तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र की एक खूबी है कि जनता ये जानती है कि उनका जो मत बेचता है वो देश भी बेचता है और देश के और प्रदेश के लिए नुकसानदायक होता है।
आने वाला समय बताएगा जनता मत किसको देती है। चलिए, हम चेहरे जनता को के लेकर जो भरोसे- मेरा सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया दुर्गेश जी, लेकिन एक और चेहरा- सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी। चेहरा आप और किस देखिए, तरीके का उपचुनाव से चेहरा पहले चाहते हैं? कमलनाथ जी जो का अपने चेहरा अपने है? दावे, दुर्गेश जी लौटूंगी आपके पास, उससे पहले एक बाइट सुन लेते हैं। अपने अपने दावे उपचुनाव में राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में क्या दावा इन सीटों के लिए, इस उपचुनाव के लिए किया गया है, जरा ये देख लीजिए। उपचुनाव में कितनी सीटों की अपेक्षा करते हैं? हम तो बहुत सारी सीटों की अपेक्षा करते हैं। कम से कम हमारी 20-22 सीटें आएंगी। दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले, जनता को धोखा देने वाले, सारी योजनाएं बंद करने वाले इस तरह के दावे करें तो हंसी के अलावा और क्या आ सकता है। और इन सीटों को लेकर इस वक्त सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय करने वाली है, दिशा और दशा तय करने वाली है। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए हैं, विवेक सेजवलकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ग्वालियर चंबल की जो सीटें हैं उसको लेकर बीजेपी बहुत फोकस्ड नज़र आ रही है। कल नरोत्तम मिश्रा जी भी पहुँचने वाले हैं, गृह मंत्री, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। तो सीधे तौर पर हम ये माने कि आप सिंधिया के साथ मिलकर इन सीटों पर एक खास रणनीति पर आप लोग काम करेंगे, लेकिन वहाँ पर अपनों को साधना क्या थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर देगा क्या सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है वो तो हमेशा हम लोग तैयार हैं, और चुनाव की तैयारी अभी प्रारंभ हुई ऐसा नहीं जी। जब से कांग्रेस की सरकार गिरी है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है। कोरोना काल में भी कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा की है, उनके दुखों को दूर किया है। और अब जब चुनाव का समय आया है तो निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी एक्टिव होकर के काम में लग गए। जहाँ तक ग्वालियर संभाग के सीटों की बात है, देखिए, सिंधिया जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो जो आप कह रही हैं कि उनके साथ तालमेल वगैरह का कोई प्रश्न नहीं उठता, वो हमारे भाजपा के नेता हैं। हमारे शिवराज सिंह जी हमारे नेता हैं, नरेंद्र सिंह जी हमारे नेता हैं, माननीय सिंधिया जी हमारे नेता हैं। और कांग्रेस माइनस सिंधिया जी 0 है जी इस ग्वालियर संभाग में। अब जो कांग्रेस माइनस सिंधिया जब 0 है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इन चुनाव के क्या परिणाम होंगे। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में हम सारी सीटें जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। विवेक सेजवलकर जी, एक और क्वेश्चन जो इसी से जुड़ा हुआ है मेरा सर, वो ये कि इस बेल्ट में बीजेपी के पास अच्छा खासा नेतृत्व पहले से ही रहा है, बड़े नेता इस बेल्ट से आते हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर की बात होती है, प्रभात झा की बात होती है, जयभान सिंह पवैया भी वरिष्ठ नेताओं में वहाँ पर गिने जाते हैं। तो ऐसे में उन नेताओं को भी साथ में लेकर चलना और फिर उन कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलना जो अब तक इस फाइट में लड़ते रहे कि बीजेपी और कांग्रेस हमें अपनी पार्टी के लिए काम करना है, अब उन मेहमानों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत नहीं होगी क्या सर? क्योंकि अभी तो 3 महीने ही बीते आए हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा वो लोग शामिल होते रहे हैं जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों और सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। जहाँ तक माननीय सिंधिया जी का सवाल है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उनकी दादी श्री स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, उनके पिताश्री, सब लोगों का एक तरह से इन्हीं विचारों के लोग वो हैं, हिंदुत्व की विचारधारा के वो लोग हैं जी। तो विचारधारा की दृष्टि से हम लोग निकट पहले से भी थे, और आज जब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो मेरा तो ये मानना है कि जहाँ तक सिद्धांत और विचारों की बात है उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी उनके भारतीय जनता पार्टी में समाने की बात है। देखिए, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि कई सारे बड़े बड़े नेता दूसरे पार्टियों से छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए, न केवल शामिल हुए, उनको पार्टी ने स्वीकारा, और आज अनेकों लोग ऐसे हैं जो वास्तव में पार्टी का चेहरा भी आज बने हुए हैं। तो सिंधिया जी के बारे में इस तरह का कोई शंका या कार्यकर्ता उनको समाहित नहीं कर पाएंगे, ये बात दूर दूर तक चलिए, बिल्कुल आश्वस्त बीजेपी नजर आ रही है कि सिंधिया जो है कहीं ना कहीं अब साथ हैं बीजेपी के, और एक अच्छा खासा जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो इस बेल्ट में इस वक्त बीजेपी ने कर ली है। दुर्गेश जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेक लूंगी सर, तो बहुत संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी चाहूंगी क्योंकि क्वेश्चन भी मेरा बहुत छोटा है कि कांग्रेस माइनस सिंधिया 0 हो जाता है? सवाल ही नहीं उठता।
कांग्रेस अपने अस्तित्व के संग पार्टी है, कोई व्यक्ति नहीं है। और जैसा सेजवरकर जी कह रहे हैं, तो ये वहां पर देखें कि किस तरीके से क्या गोयल जी के पीछे सेजवरकर जी चलेंगे, उनके लिए लोगों से वोट मांगने जाएंगे, क्योंकि आज से 3 महीने पहले ही इनके खिलाफ पूरी बातें करते थे यही भारतीय जनता पार्टी के, सारी कलई खोलते थे यही नेता जो आज इनके साथ हैं। ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी विचारधारा मान ली। 3 महीने में किसी व्यक्ति की विचारधारा कैसे बदल सकती है? क्या उन्होंने काली टोपी लगाना शुरू कर दिया? क्या वो संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया? क्योंकि इनकी तो पूरी विचारधारा संघ से शुरू होती है और संघ पे खत्म होती है। तो क्या अभी एक भी 22 में से व्यक्ति ने संघ के कार्यालय में जाके अपनी दस्तक दी? या सिंधिया जी ने काली टोपी लगा के कहीं एक फोटो खिंचा के बताया कि मैं संघ का स्वयंसेवक बन गया हूं या उसका कार्यकर्ता बन गया हूं? नहीं मानने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी इस बात को। और क्या मुझे ये बताना पसंद करेंगे, विवेक जी वरिष्ठ नेता ये भी हैं, क्या ये ग्वालियर अंचल में सिंधिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? क्या ये चुनाव ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के फेस के रूप में शिवराज सिंह चौहान नहीं, कहना है कि मोदी नहीं, में सब मिलकर साथ में लड़ने वाले हैं, उन्होंने ये कहा। लेकिन जिस चेहरे की मैं आपसे बात कर रही थी दुर्गेश जी, आपका कहना है कि चेहरे मायने नहीं रखते हैं। लेकिन जरा मैं आपको याद दिला देती हूँ कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपने अरुण यादव को उतारा, आप साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ दिग्विजय सिंह को लेकर आ गए, और भी सीटों पर आपने बड़े चेहरे उतारे थे सर। तो क्या वहां पर चेहरों का कोई रोल नहीं था? रोमिता जी चुनाव लड़ने के लिए नेताओं का चुनाव में उतरना बहुत लाजमी होता है, उसके हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि ग्वालियर चंबल बेल्ट में किस नेता के साथ आप लोग लड़ेंगे? कौन माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता के द्वारा छले हुए मैंडेट के खिलाफ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है। और जो मैं से सवाल सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ सेजवरकर जी से कि क्या ये बताएंगे कि ग्वालियर अंचल का चुनाव सिंधिया जी के बैनर पोस्टर पे होगा या भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर पे होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बैनर पोस्टर पे सिंधिया जी का फोटो नहीं है। इससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सिंधिया को आत्मसात नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। सर मुझे लगता है कि चिंता ज्यादा यही है कांग्रेस की, कि हमें कोई चिंता नहीं है। चिंता यही है कि बीजेपी सिंधिया जी को अपना पा रही या नहीं। वो 22 जो विधायक गए, सत्यता और समझ जो है, जो स्पष्ट है, ईमानदारी जो है वो सामने दिख रही है। ठीक है, 24 सीटों पर उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिहाज से, क्योंकि सरकार रहेगी या जाएगी ये चुनाव तय करेंगे। और अपने अपने दावे इस सीट पर, इस बेल्ट पर और इस उपचुनाव पर राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ समय पहले हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी से प्रभात झा ने बातचीत की थी और उपचुनाव को लेकर कुछ कहा था, सुनना चाहिए आपको। पार्टी ने तय कर दिया, उसमें इफ एंड बट नहीं है। कल क्या होगा मैं नहीं जानता। आज तो सरकार आई है, इस सरकार को अब कांग्रेस के मित्र क्या सोचते हैं पता नहीं। मैं तो अपना जानता हूं, हमारे यहां कार्यकर्ता भाव से जो भी आएगा उसका स्वागत है। बहुत बड़ा दल है ये, 17 करोड़ के लोग सदस्य हैं इसके। सवाल ये है कि आप आए हैं तो हमारी विचारधारा अपनी उसको सबूल, और हम नया इसलिए नहीं मानते हैं कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य जी के पिताजी स्वर्गीय माधवराव जी महाराज, वो स्वयं भी जनसंघ से पहली बार संसद बने थे दिए पर। मैं आज ही उनका एक चिट्ठी पढ़ रहा था जो उन्होंने जनसंघ के नेता के नाते सबको लिखी थी, वो मेरे पास कॉपी भी रखी हुई है। आज कोई पत्रकार आए थे तो मैंने दिखाया। सवाल क्या है, समय काल परिस्थितियों के अनुसार निर्णय होते हैं। आज जो मैं कह रहा हूं हो सकता है कल परिस्थितियां बदले। समझदार कार्यकर्ता वो है जो अपने हम नेता पे विश्वास करते हैं, हम शिवराज सिंह चौहान पे विश्वास करते हैं। आपने कहा मंत्रिमंडल वाली बात, यह मेरा कार्य नहीं है। हमसे हमारा दल पूछता है, पूछेगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन यह तो मुख्यमंत्री का अधिकार है और वो परिस्थितियां जानते हैं पूरी तरह से कि आज क्या निर्णय लेना है, क्या बातें तय हुई होगी। अमित शाह जी से, जगत नड्डा जी से, प्रधानमंत्री जी से उनकी चर्चा होगी। चलिए, हम इतना ही जानते हैं जो हो वो अच्छा हो और मध्य प्रदेश के विकास में हो, यही हमारी भावना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर राजनीतिक दल की तरफ से दावा यही कि वो जीतेंगे। कांग्रेस का अपना दावा है कि उन्हें इन सीटों पर जीत मिलेगी। वापस से हम एक बार चर्चा पे लौट रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। दिनेश गुप्ता जी, हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं उससे पहले बहुत सारे मुद्दे उभर कर सामने आ जाते हैं, लेकिन इस बार का जो उपचुनाव है इसमें आपको क्या लगता है मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा क्या यही होगा कि सिंधिया जी चले गए हैं,
वो 22 विधायक जो कि कांग्रेस के खेमे में थे वो बीजेपी में चले गए। क्या इसी के इर्द गिर्द मुद्दे घूमते रहेंगे या और भी मुद्दे जो कोरोना संकट काल में उपजे हैं, जिसमें हम पलायन की बात कर रहे हैं, हम किसानों की समस्या की बात कर रहे हैं, ये मुद्दे भी, ये स्थानीय मुद्दे भी इस बार पटल पर रखे जाएंगे, जनता के सामने रखे जाएंगे? रोमिता, देखिए, बार बार हम जो कांग्रेस के बयान सुन रहे हैं, कांग्रेस के नेता जिस तरह से जो है बिल्कुल अटैक कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस से जो लोग विधायक छोड़कर गए हैं, उनके जिस तरह से उन्होंने छोड़ा है उसको लेके लगातार वो हमले बोल रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया था, वहाँ सिंधिया का मैंडेट नहीं था। तो जाहिर है कि उनका मुद्दा जो है उन्हीं की लॉयल्टी के इर्द गिर्द रहने वाला है। जो कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा कर रही है, कांग्रेस पार्टी जो है ग्वालियर चंबल के विकास की कोई बात अब तक नहीं कर रही है कि यहाँ विकास नहीं हुआ वो, और जो है सरकार के किसी फेल्यूर पे बात नहीं कर रही है कि सरकार जो है इस रीजन में फेल हुई है, शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं दिया है। वो ऐसे मुद्दों पे बात नहीं करी। कोरोना को लेकर भी कोई ऐसा कोई बड़ा भारी इसमें जो है मुद्दा बनेगा चुनाव में, मुझे नहीं लगता है कि वो मुद्दा बनेगा। जो मुद्दा है वो है, महत्वपूर्ण मुद्दा वही है जो चेहरे हैं, जो चेहरे फिर से अब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव मैदान में होंगे, वही मुद्दा होंगे। और कांग्रेस उन चेहरों के मुकाबले में जब दो लोगों के बीच युद्ध होता है तो सामने भी एक चेहरा चाहिए होता है। अभी एक सामान्य सी चीज होती है कि ग्वालियर जो है, ग्वालियर रीजन, ग्वालियर चंबल रीजन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से भरा हुआ है और उसके मुकाबले में अकेला एक सिंधिया परिवार कांग्रेस में दिखाई देता था जिसका मुकाबला होता था। अब सिंधिया परिवार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक साथ हैं। ऐसी स्थिति में जो वोटर है, वोटर का मूड, वोटर किस तरह से जो है रिएक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि जो लोग जो है इस बार विधायक के तौर पर जिन्होंने दल बदल किया है उन्होंने कभी पराजय नहीं देखी। वो लोग, उसमें भी बहुत सारे लोग कभी हारे हैं कभी जीते हैं, ये क्रम चलता रहता है हार जीत का। लेकिन ये चूंकि बहुत क्रूशल चुनाव है, बहुत मुश्किल भरा चुनाव है, इस चुनाव में ना तो कांग्रेस जो है कोई सीट हारना चाहेगी ना भारतीय जनता पार्टी हारना चाहेगी। और कांग्रेस को यदि सरकार में आना है, आप जो चीज समझिए आके उसे पूरी 24 सीटें जीतनी होगी। उसकी जो विधानसभा में सदस्य संख्या है वो सरकार में उसी स्थिति में वापस आ जाती है जब जो है भारतीय जनता पार्टी 0 हो और कांग्रेस पूरी 24 सीटें जीते। 24 सीटें यदि कांग्रेस नहीं जीती तो उसके लिए मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी सत्ता बचाए रखने के लिए कम मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन जो सीटें उसको मिली हैं उसको सिंधिया जी को भी जिताना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को अपने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष बताना होगा कि हमने इन सीटों को बचाए रखने के लिए क्या क्या किया और कैसे बचाया। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए इस वक्त थोड़ी सी मुश्किल ज्यादा है, बीजेपी के लिए भी सख्त चुनौती है। चलिए दिनेश गुप्ता जी, थोड़ा सा समय कम है इसलिए मैं आपकी बात काट रही हूँ माफी के साथ। दुर्गेश जी आपके पास आ रही हूँ मैं। सर, यहाँ पर सुना ही आपने किस तरह से दिनेश गुप्ता जी एक बहुत सटीक विश्लेषण करते हुए नजर आए कि जो सीटें हैं उसमें अगर थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो ये जो दावा किया जा रहा है कि हम एक बार फिर से सत्ता में आएंगे और जनता जवाब देगी, ये थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। ये समझते हैं सर आप भी, इससे आप भी सहमत हैं क्या? जी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संरचना जो है उसमें भी भयानक विस्फोट है। जिस तरीके से उनके वादे हैं कि इनको 15 मंत्री बनाना है, 12 तो सिंधिया जी का खेमा और 3 बिना सिंधिया खेमा, इनको 15 मंत्री बनाना है। अपनी पार्टी की भी कोई बात रखेंगे क्या आप जनता के सामने? पार्टी की बात रखेंगे। मेरी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है पूरी ताकत के संग, शिद्दत के संग में, जनता के बीच में। इस बात को लेके आज सर एक दो मुद्दे भी बता दीजिए जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, जरा समझ पाएंगे। बिजली का बिल है, कोरोना में जिस तरीके की लापरवाही है, जिस तरह किसानों पे अत्याचार है, ये सारे मुद्दे हैं। और जो शिवराज सिंह चौहान का जो 10 किलो का आटा जो बेचना, 7 किलो और 8 किलो के पैकेट जो बांटे हैं, जो चोरी और भ्रष्टाचारी है, वो भी मुद्दा है। मुद्दा तो जब चुनाव डिक्लेयर होगा सारे जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपकी तरफ से उठाए जाएंगे। एक लास्ट रिएक्शन में विवेक सेजवलकर जी से लेना चाहूंगी। बहुत कम समय है सर मेरे पास, बहुत छोटी आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि कांग्रेस अपने दावे कर रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है, लेकिन आप भी ये समझते हैं कि ये वाली जो सीटें निर्णायक साबित होने वाली हैं, और वो भी तब जब विधानसभा चुनाव में आपको इसी बेल्ट में ज्यादा नुकसान हुआ? देखिए, दो ही बातें हैं। एक तो जो ये सवाल पूछा गया कि ग्वालियर में
किसके जी। नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जी तो माननीय दुर्गे जी ने जवाब दिया था कि कमलनाथ जी के। जी पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो व्यक्ति इस संभाग में एक बार भी यहाँ पर नहीं आया, मुख्यमंत्री होते हुए भी, उसके नेतृत्व में चुनाव कैसे लड़ेगी कांग्रेस, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी संघ के बारे में उन्होंने टिप्पणियां की हैं कि लोग क्या काली टोपी पहनकर संघ कार्यालय में जाएंगे। तो मैं तो उनको 1 मिनट में संघ समझा दूं। 2 ही तरह के लोग हिंदुस्तान में हैं। जी। एक तो जो संघ के स्वयंसेवक हैं और दूसरे हमारे संघ के पोटेंशियल स्वयंसेवक हैं। और माननीय दुर्गे जी भी उन पोटेंशियल स्वयंसेवकों में से हैं। तो संघ की चिंता वो नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी इन सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के पास न नेतृत्व है न मुद्दे हैं। हमारे पास नेतृत्व भी है, मुद्दे भी हैं। मुद्दा हमारे पास ये है कि कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है पूरी तरह जनता को निराश उन्होंने किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चंबल और ग्वालियर बेल्ट की वो 16 सीटें जो कि निर्णायक साबित होने वाली हैं, क्योंकि 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। 16 सीटें ग्वालियर चंबल से हैं। बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे करते नजर आ रहे हैं, अपने अपने उनके मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जनता के बीच में पहुंचेंगे। तारीखों का ऐलान अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इन सीटों को लेकर, इस उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये सीटें ही तो बताने वाली हैं कि आगे राजनीति मध्य प्रदेश की किस तरफ मुड़ने वाली है। हालांकि अभी तारीखों का इंतजार करना है, नतीजों का इंतजार करना है, जिसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा।